सबसे पहले आपको बिहार के चुनावी रंग दिखाना चाहते हैं क्योंकि आज से बिहार में चुनाव प्रचार ने पूरा जोर पकड़ लिया है और पूरे देश की नजर अब बिहार पर लगी हुई है। आज बिहार के चुनावी मैदान में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी थी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर थे। आज हम आपको बताएंगे किस नेता की रैली में क्या क्या हुआ, किसकी रैली में कितनी भीड़ थी, किसके भाषणों में कितना दम था, कौन सा नेता 2020 के अंदाज में भाषण दे रहा है और किस नेता के भाषण सुनकर जनता का उत्साह ठंडा पड़ रहा है, यानी कौन से भाषण बिल्कुल गर्मा गर्म हैं और कौन से बिल्कुल ठंडे हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर अपने आप में दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री को बयान करने के लिए काफी है। आज दिन भर इस तस्वीर की चर्चा चल रही थी। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है ये और आज इस तस्वीर की चर्चा सब जगह हो रही है। तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। जो लोग भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो आज इस तस्वीर की बात कर रहे थे। आप इसे जुगलबंदी कह सकते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लेकर चलेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि आज जो तस्वीर हमने दिखाई अभी आपको, इस रैली में क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज हम आपको बिहार के नवादा में आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली के बारे में बताते हैं। इस रैली में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ और वो वाकया ये था कि जब तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए आए तो उन्होंने अपने भाषण को बिल्कुल 2020 वाले अंदाज में दिया। हालांकि यहां पर जो दो तस्वीर आप देखने वाले हैं, एक तस्वीर होगी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की और दूसरी जोड़ी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो हैं वो परिवारवाद की जोड़ी है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है ये उन नेताओं की जोड़ी है जो किसी परिवार के दम पर नहीं बल्कि अपने मेहनत के दम पर आए हैं। तो एक तरफ है नरेंद्र मोदी की रैली जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ। अब पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस रैली में क्या कहा। का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। पहले यहां 15 साल लोग राज करते रहे हैं पहले, और क्या था यहां कोई संस्थान की स्थापना होती थी, मेडिकल कॉलेज का क्या बुरा हाल था। हम लोगों ने 3 मेडिकल कॉलेज पहले स्थापित किया और 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो एक एक काम, कई चीजों में जो सहयोग मिल रहा है, हवाई अड्डों के निर्माण में मिल रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के लोगों के लाभ के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और खास करके बिहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई विशेष सहायता दी है और विशेष योजनाएं भी चलाई है। तो यहां आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली। इसमें खास बात इस रैली में यह थी कि भीड़ आपको यहां पर थोड़ी सी कम नजर आएगी और उसका कारण यह है कि यहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था और यह बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। और यह प्रधानमंत्री का पहला पॉइंट था कि वो ये नहीं चाहते कि उनकी रैली में
सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसे तोड़ा जाए। तो यह उनकी रैली थी जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य था। और यह इसलिए भी था कि सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अगर ऐसे धज्जियां उड़ेंगी तो फिर लोग भी क्या कहेंगे। अब आपको चलते हैं लेकर नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में। इस रैली में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने जब भाषण देना शुरू किया तो लोगों में बहुत उत्साह था, भीड़ जबरदस्त थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं उसका नाम भी नहीं था। और तेजस्वी यादव ने जब बात करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें लंबे चौड़े पकाऊ भाषण नहीं देने, उन्हें छोटा भाषण देना है, लेकिन वो सिर्फ काम की बात करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि जब तेजस्वी यादव ने भाषण दिया तब जनता कैसे अपने हाथ हिला रही थी और जनता पूरे उत्साह में थी, और जब राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए आए तो कैसे जनता का उत्साह ठंडा पड़ गया और वहां शांति छा गई। अब आप देखिए। देखिए, हम यहाँ पकाऊ थकाऊ भाषण देने नहीं आए। समय कम है, समय कम है। पकाऊ और थकाऊ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देख लो, नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं। कलश की स्थापना हुई है, और जब कलश की स्थापना होती है, जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है। तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए, संकल्प लीजिए, दोनों हाथ, दोनों हाथ। जिताना है ना? देखा, हमरा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाने तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे हैं, डबल इंजन के सरकार बा। दिल पे हाथ रख के बोला, जब तू लोग ब्लॉक जावेला, थाना जावेला, तब बिना चढ़ावेला कोनो काम होला? कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। आप बिहारियों को यह समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिला? किसी को मिला? जीरो। यहां पर खास बात यह है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और राहुल गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। दोनों परिवारवाद के नाम पर यहां तक पहुंचे हैं। दोनों अपने अपने परिवारों की वजह से आज मंच पर हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी आपको देखना होगा। आज जब तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे थे वहां सामने खड़ी जनता से, तो जनता जोर से जवाब देती थी। मतलब अंग्रेजी में अगर आप कहें तो इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था एक तरीके से, और जनता बहुत उत्साहित थी। भाषण भी तेजस्वी यादव ने जबरदस्त दिया और जनता उसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे ही तेजस्वी यादव कुछ भी बात कहते थे, जनता ताली बजाती थी, नहीं तो नारा लगाती थी, कुछ ना कुछ रिएक्शन देती थी। लेकिन वही जो ट्रिक है, यही राहुल गांधी ने भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, और राहुल गांधी ने भी जनता को बहुत उत्साहित करने की कोशिश की, जनता से कई सवाल भी पूछे। लेकिन राहुल गांधी
के जवाब में जनता ने कोई उत्साह दिखाया नहीं। जब राहुल गांधी ये सवाल पूछ रहे थे तो जनता ने जवाब भी नहीं दिया और जनता चुपचाप वहां बैठी रही। इसका मतलब आपने अभी भी देख लिया होगा, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो वहां बिल्कुल शांति छाई हुई थी, कोई उत्साह नहीं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने अपना भाषण शुरू किया, जनता खड़ी हो गई, जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि कम से कम बिहार में राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने कहीं नहीं ठहरती। जबकि कांग्रेस आज भी अपने आप को सीनियर पार्टनर मानती है और गांधी परिवार अपने आप को पूरे राजनीति का एक तरीके से मानता है कि सारी देश की राजनीति उन्हीं के आसपास चलती है, और वो ये भी मानते हैं कि वही भारत की पॉलिटिक्स की फर्स्ट फैमिली है। तो ये अंतर आज आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के भाषणों के बीच, उनकी लोकप्रियता के बीच। अभी तो बहुत समय है बिहार के चुनाव में, धीरे चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा और बिहार का जो चुनाव प्रचार होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। उसकी जो तस्वीरें होती हैं वो बड़ी दिलचस्प होती हैं और उनकी एक एक तस्वीर, चाहे वो रंगीन तस्वीर हो, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हो, हम एक एक तस्वीर आपको दिखाते चलेंगे जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। अब हम देश के करोड़ों फैंस की चिंता दूर करने वाली एक खबर आपको बताते हैं, खास तौर पर जो क्रिकेट के फैंस हैं और जो कपिल देव के फैन हैं। आज दिन भर बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की तबीयत अब कैसी है। तो हम कपिल देव के करोड़ों फैंस को आज ये बताना चाहते हैं कि अब उनकी तबीयत ठीक है और वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। कपिल देव ने अब से कुछ देर पहले खुद एक ट्वीट करके अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने करोड़ों फैंस को धन्यवाद भी दिया है। कपिल देव को कल रात दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और अब वो खतरे से बाहर है। कपिल देव न सिर्फ करोड़ों फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक हीरो हैं, नायक हैं और आज पूरे देश के साथ हम भी इस हीरो के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कपिल देव देश के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में क्रिकेट को नई पहचान दी, बल्कि दुनिया को भी यह बताया कि भारत में लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग भी अपने दम पर इतिहास रखने की हिम्मत रखते हैं। भारत के क्रिकेट में किलर इंस्टिंक्ट को इन्फ्यूज करने वाले पहले खिलाड़ी कपिल देव थे। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि कपिल देव क्यों ना सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा पुंज है। कपिल देव होने का मतलब क्या है इस देश के लिए, आज आपको यह समझना चाहिए। कपिल देव की कहानी 1970 के दशक से शुरू होती है। ये वो दौर था जब भारतीय क्रिकेट में सिर्फ बड़े शहरों से आए खिलाड़ियों का दबदबा हुआ करता था और हरियाणा जैसे राज्य से निकलकर क्रिकेट की दुनिया का महान खिलाड़ी बनना एक असंभव सा सपना था। ये वो दौर भी था जब क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन भारत में कोई तेज गेंदबाज उस समय नहीं था। लेकिन इसी बीच 16 अक्टूबर 1978 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में क्रिकेट के मैदान पर हरियाणा का एक तेज गेंदबाज कपिल देव आया और कपिल देव की एंट्री क्रिकेट में हुई। कपिल देव को पहले मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला था और तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि 19 साल का यह लड़का सिर्फ 5 साल के बाद अपनी कप्तानी में भारत को क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जिता देगा। उस समय भारत की टीम बहुत कमजोर मानी जाती थी और वर्ल्ड कप के दावेदारों में दूर दूर तक भारत की टीम का कहीं कोई जिक्र तक नहीं होता था। भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की इस बंजर जमीन पर हरियाली लाने का काम हरियाणा के कपिल देव ने अपने अकेले दम पर किया था। क्रिकेट के मैदान में जिस किलर इंस्टिंक्ट यानी कुछ कर दिखाने की जिस जिद को भारत वर्षों से खोज रहा था, वो कपिल देव के टीम में आने से पूरी हुई। कपिल देव विरोधी बल्लेबाजों की आंख में आंख डालकर बात करते थे। उन्होंने टीम के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया जिसने भारतीय क्रिकेट को नई उड़ान दी। 70 के दशक तक क्रिकेट में मुंबई और दिल्ली के खिलाड़ियों का बोलबाला था। मेट्रो जो शहर थे उनके खिलाड़ियों का बोलबाला था। हरियाणा से कपिल देव की क्रिकेट टीम में एंट्री हुई तो अन्य प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास आया और अब वो भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने लगे। 1983 की क्रिकेट विश्व कप जीत भारतीय क्रिकेट का वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद क्रिकेट देश में लगभग एक धर्म बन गया और देश भर में क्रिकेटर्स को भगवान मानकर पूजा जाने लगा। इस जीत के असली नायक कप्तान कपिल देव थे, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया।
कपिल देव के करियर में उन्हें नायक का मुकाम दिलाने वाली कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको ये जानना चाहिए कि वो कौन सी 6 बातें हैं जो आप कपिल देव से आज सीख सकते हैं। आप इन 6 बातों को क्रिकेट के 1 ओवर की 6 गेंद मान सकते हैं और ये एक एक गेंद आपका जीवन बदल सकती हैं। तो 1 ओवर की 6 गेंद आप समझिए। पहली बात यह कि कपिल देव एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी टीम में जीत का जज्बा भरा, जीत के लिए लड़ना सिखाया। इसी का परिणाम था भारत 83 में पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना। दूसरी बात, कपिल देव एक फाइटर यानी योद्धा थे। वो भारतीय टीम में एक फास्ट बॉलर की भूमिका में थे। उस समय टीम में कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था जो नई गेंद से इतनी सटीक और धारदार गेंदबाजी कर सकता था, लेकिन कपिल देव ने ये करके दिखाया और देखते ही देखते भारतीय टीम को मैच जिताने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। अकेले वर्षों तक वो इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। उन्होंने कभी इसे बोझ नहीं माना, बल्कि इसे चुनौती की तरह लेकर उन्होंने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। तीसरी बात, उन्होंने अपने मुश्किल हालात को कभी अपनी उपलब्धियों और मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। जिस जमाने में उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कदम रखा, उस समय मुंबई और दिल्ली के क्रिकेटरों का भारतीय टीम में बोलबाला था। कपिल देव ने छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं में ऊर्जा का संचार किया। चौथी बात जो आप उनसे सीख सकते हैं वो है कि कपिल देव फिटनेस और कितने बड़े फिटनेस फ्रीक थे। तेज गेंदबाज बहुत जल्द चोट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कपिल देव का बॉलिंग एक्शन बहुत स्मूथ और सटीक था। अपने जमाने में उनका जो बॉलिंग एक्शन माना जाता था सबसे स्मूथ माना जाता था और सबसे खूबसूरत बॉलिंग एक्शन उन्हीं का हुआ करता था उस जमाने में। उन्होंने 16 साल के करियर में 131 टेस्ट मैच खेले, लेकिन कभी भी उन्हें चोट की वजह से या फिटनेस में कोई कमी नहीं आई और एक भी मैच उन्होंने चोट या फिटनेस की वजह से मिस नहीं किया। लगातार खेलते गए। कपिल देव फिटनेस की अहमियत तब समझ गए थे जब भारत में इसे कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था। पांचवी बात यह कि उनका हर फन मौला क्रिकेटर होना। जितनी अच्छी गेंदबाजी कपिल देव ने अपने करियर में की, उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी की। उस समय उनकी गिनती दुनिया के टॉप 4 ऑलराउंडर्स में होती थी। इंग्लैंड के यान बोथम, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली, पाकिस्तान के इमरान खान से कपिल देव का मुकाबला क्रिकेट जगत की सुर्खियों में हमेशा बना रहता था। हेडली ने टेस्ट क्रिकेट में 431 विकेट लिए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और बाद में कपिल देव ने ही उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। और छठी बात यह कि उन्होंने अपने दौर में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और कभी क्रिकेट में अपने कद को अहंकार का विषय नहीं बनाया। और ये जो आज आप जिस शब्द को सुनते हैं ऑलराउंडर, इस ऑलराउंडर शब्द का जो परिचय है ये कपिल देव ने ही सबसे पहले भारत के लोगों से करवाया था। आप ये भी मान सकते हैं कि कपिल देव भारतीय क्रिकेट के पहले ऑलराउंडर थे और उनके बाद ही बाकी के खिलाड़ियों को ये आइडिया आया कि वो भी ऑलराउंडर बन सकते हैं। उसके बाद ही भारत में ये चलन शुरू हुआ कि एक तेज गेंदबाज अच्छा बल्लेबाज भी बन सकता है और एक अच्छा बल्लेबाज गेंदबाजी भी कर सकता है। इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को भारत में लाने वाले कपिल देव ही थे। 83 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था। फाइनल में यूं तो सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला था, लेकिन कपिल देव ने पीछे से दौड़ते हुए जिस तरह विवियन रिचर्ड्स का कैच तब पकड़ा था, वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट बन गया था। और उस समय विवियन रिचर्ड्स दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते थे और कपिल देव के इस कैच ने वेस्टइंडीज के हाथों से वर्ल्ड कप छीन लिया था। लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी में क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी लिए कपिल देव की ये तस्वीरें आज भी लोगों को याद है। तो ये अच्छी बात है कि कपिल देव अब स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं, लेकिन कपिल देव को आज हम ये एहसास कराना चाहते हैं कि उनके चाहने वाले लोगों की संख्या भारत में कम नहीं हुई है। हालांकि उसके बाद क्रिकेटर्स बहुत आए, बहुत लोकप्रिय क्रिकेटर्स आए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर भी आए, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी आए, उसके बाद विराट कोहली भी आए, लेकिन कपिल देव का जो स्थान है भारत में वो हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा, बहुत खास रहेगा। और कपिल देव वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इस किलर इंस्टिंक्ट को भारत की टीम में इन्फ्यूज किया था, यानी उसकी वैक्सीन भारत के खिलाड़ियों को उन्होंने दी थी। इसलिए आप सबकी तरफ से कपिल देव के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं और उन्हें आप सबकी तरफ से ये भी बताते हैं कि वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि उस जमाने में वो हुआ करते थे। अब आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल ये है
कि आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन आप किसे मानते हैं? इसके जवाब में आप जरूर इस समय कोरोना वायरस का नाम लेंगे। आज आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कोविड-19 से ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। आपकी जानकारी में या परिवार में भी शायद कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें हार्ट अटैक हुआ होगा, डायबिटीज की बीमारी होगी, लंग कैंसर होगा या फेफड़े की कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी और डॉक्टरों ने भी इन बीमारियों का इलाज उनका किया होगा, इलाज बताया होगा। लेकिन शायद ही किसी भी डॉक्टर ने इन मरीजों से ये कहा होगा कि आपको ये सारी बीमारियां प्रदूषण की वजह से हुई हैं। आपको ये तो बता दिया जाता है कि आप अब हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज हैं, या आपको अस्थमा हो गया है, या आपको कोई और बड़ी बीमारी हो गई है, आपकी किडनी फेल हो गई है, आपका लिवर खराब हो गया है। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप दिल्ली या ऐसे ही किसी और प्रदूषित शहर में रह रहे हैं जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर के 67 लाख लोगों की जान चली गई। 67 लाख। इनमें से आधी मौत अकेले चीन और भारत में हुई है। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण से अब तक पूरी दुनिया में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। यानी कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा मौत पॉल्यूशन से हो रही है, प्रदूषण से हो रही है। लेकिन उसकी कोई बात नहीं कर रहा। पिछले वर्ष भारत में 16 लाख लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि वो प्रदूषित हवा में सांस ले रहे थे, गंदी हवा में सांस ले रहे थे। 16 लाख लोग मर गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण दुनिया में मौत का, मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। लेकिन भारत में वायु प्रदूषण मौत की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया में होने वाली मौतों की 4 बड़ी वजहों को अगर हम देखें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये चौथा सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, तो पहले 3 कारण कौन से हैं? तो आप सोच लीजिए। जो पहला कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। दूसरा कारण है तंबाकू के सेवन से होने वाला कैंसर। तीसरा कारण है कुपोषण और चौथे नंबर पर आता है वायु प्रदूषण। हालांकि भारत में मौत की सबसे बड़ी वजह वायु प्रदूषण है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गई है। यानी ये प्रदूषण जो है इसने ब्लड प्रेशर को भी दूसरे नंबर पर खिसका दिया है। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में यानी पिछले साल वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 1,16,000 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से भी अब तक भारत में जितनी मौत हुई हैं वो संख्या भी लगभग 1,16,000 ही है। यानी कोरोना वायरस से भी 1,16,000 लोग मरे हैं और पिछले साल प्रदूषण से भी 1,16,000 बच्चे पैदा होते ही मर गए, पैदा होने के कुछ समय के बाद। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें से 1,16,000 हमारे देश में थे। भारत में जन्म के 1 वर्ष में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के बाद जिन 3 देशों के नाम आते हैं उन्हें सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रदूषण के मामले में भारत की हालत कितनी खराब है और कितनी दयनीय हो चुकी है। पिछले साल जन्मे ऐसे बच्चे जिन्होंने जन्म के 1 महीने में ही दम तोड़ दिया, उनकी संख्या भारत में 1 लाख से ज्यादा थी। भारत के बाद इस लिस्ट में नाइजीरिया का नंबर आता है, पाकिस्तान का नंबर आता है और फिर इथियोपिया जैसे देशों का नाम है। इनके साथ हमारा कंपटीशन है। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण घर में होने वाला वायु प्रदूषण यानी इंडोर एयर पॉल्यूशन है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में पिछले साल 64% बच्चों की मौत की वजह घर में होने वाला वायु प्रदूषण था और 36% बच्चों की मौत की वजह हवा में जहर की तरह घुल चुका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जैसे आप PM 2.5 कहते हैं, यानी धूल के बारीक कण थे। शायद आप भी वायु प्रदूषण को एक छोटी समस्या मानते होंगे। आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे आप AQI कहते हैं, वो 366 के आसपास है। सांस लेने लायक आदर्श हवा के मुकाबले ये 7 गुना ज्यादा खराब है और एक रिसर्च के मुताबिक इस गंदी हवा में सांस लेना हर दिन 17 सिगरेट पीने के बराबर है। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों का AQI 400 से भी ज्यादा पहुंच गया है, यानी वहां की हवा आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने भी महसूस किया होगा कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है।
आपने ध्यान दिया होगा, कल दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूप नहीं निकली थी। हालांकि इसकी वजह बादल नहीं थे, बल्कि इसकी वजह थी गंदी हवा यानी वायु प्रदूषण। इस तरह की तस्वीरें अब आपको दिल्ली में देखने को मिलती हैं, जैसी अभी आपके स्क्रीन पर है। अगर आप लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, आप किस्मत वाले हैं कि आप ऐसी जगह पर नहीं रहते। आज से 445 दिन पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है, लेकिन कुछ नेताओं को यह शांति अच्छी नहीं लग रही। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 436 दिन के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हिरासत से बाहर आईं। खानदान की राजनीति बंद होने की वजह से महबूबा मुफ्ती इस समय परेशान है। इसलिए रिहा होने के बाद पहले उन्होंने अपने राजनीतिक दुश्मनों यानी अब्दुल्ला परिवार को गले लगाया और अब वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का अपमान कर रही है। आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से रिहा होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कश्मीर में धारा 370 की वापसी होने तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगी और न ही चुनाव लड़ेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती के सामने जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा रखा हुआ था। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाए जाने के बाद इस झंडे का कोई कानूनी आधार नहीं रह गया है, यानी ये झंडा अब गैर कानूनी है। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी इमारतों से इस झंडे को हटाया जा चुका है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अब भी इसी पुराने झंडे को अपना मानती हैं और उन्होंने इस झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तिरंगे से उनका रिश्ता इस झंडे से अलग नहीं है और आज अपने सामने वो इसी झंडे को लेकर बैठी और उन्होंने कहा कि यही मेरा झंडा है। जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी, तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। भारत लोकतंत्र है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और नेता इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का पूरा फायदा उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आती हैं, जैसे अब्दुल्ला खानदान है, और इन लोगों की जो राजनीति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी बात पर चलती रही कि इन्होंने हमेशा ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना अलग झंडा होगा और भारत का अलग झंडा होगा। इसी बात पर राजनीति की दुकानें ये चली हुई थी और आज खुलकर वो भारत में बैठकर, भारत सरकार के दिए हुए बंगले में बैठकर, भारत सरकार की दी हुई सिक्योरिटी के तहत खुलकर ये कह रही हैं कि मेरा झंडा वही है, उस झंडे को अपना झंडा बता रही हैं जिसकी अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपनी चुनावी रैली के दौरान धारा 370 का समर्थन करने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने का षड्यंत्र अब कभी सफल नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.